आज जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पेपर में 2-3 नामों से आ सकता है। इसको आपके पेपर में आ सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीसी के नाम से भी आ सकता है। पेपर में आ सकता है ईटीएस के नाम से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी चेन के नाम से भी आ सकता है, रेस्पिरेटरी चेन। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही है और एक ही टॉपिक लिखा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसकी अकरेंस देखते हैं, ये होती कहाँ पे है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फिनोमेना होता कहाँ पे है। तो इसकी जो अकरेंस है, इसकी अकरेंस होती है अगेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है तो आपने बताना है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन में होती है, इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत इसकी ये है कि अभी आपने देखें, अपने आप को रिकॉल करें। आपने सबसे पहला स्टेप रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा स्टार्ट किया था? ग्लाइकोलिसिस किया था। ग्लाइकोलिसिस में आप लोगों ने क्या चीज़ बनाई थी? NADH। याद आया कुछ? तो ग्लाइकोलिसिस में आपने NADH बनाई, NADH प्लस H पॉजिटिव। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड किया था। तो उसमें भी आप लोगों ने रेस्पिरेशन ऑफ, नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये टॉपिक हम पढ़ के आ रहे हैं ना। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, उसमें भी अगर आप लोग देखें आपने क्या बनाया था? NADH प्लस H पॉजिटिव बनाया था। फिर हमने कल पढ़ा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर भी आपने दो चीज़ें बनाई थी, एक NADH प्लस H पॉजिटिव बनाया था और बनाया था FADH2। याद आ गया? साथ में ATP भी बनती है। अब ATP तो होगी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कुछ एनर्जी अभी किस में स्टोर है? इनके अंदर, NADH के अंदर और FADH। इसको भी हमने ATP के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ताकि असल चीज क्या है? ATP। मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि फौरी अगर कोई आपको चीज चाहिए, आप जेब से पैसे निकाल लेंगे और चीज खरीद लेंगे, लेकिन घर में हो सकता सोना हो सकता प्लॉट हो, खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन करवाना पड़ जाए 20 लाख 25 लाख का, तो आप लोग क्या करते हैं? सोने को बेचेंगे, आप लोग प्लॉट को बेचेंगे, ताकि क्या मिले? नकद मिले। नकद, यहां पे हमारे पास नकद क्या है? ATP। अभी हमारे पास सोना और चांदी है, ATP नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना होता है? किस में कन्वर्ट करना होता है? ATP में। समझ आ गई? तो सोने को कहां बेचेंगे? सब्जी की दुकान पे, फिर सुनियारे की दुकान। इसी तरह FADH को कहां बेचेंगे? अच्छा बच्चों, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सेल का कैश है वो क्या है? ATP। लेकिन इसको अभी हमने किस में कन्वर्ट करना है? ATP के अंदर। तो इसको हम लोग, इसकी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? ATP में। तो कहां पे करते हैं? रेस्पिरेटरी चेन पे। कहां पे?
रेस्पिरेटरी चेन पे करते हैं और हमें एटीपी मिल जाती है। जब हम इसको वहाँ जाके बेचते हैं तो हमें एटीपी मिल जाती है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी चेन के हिस्से देखते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, तो आपने बताना है इसका पहला कंपोनेंट है नंबर 1। पहले कंपोनेंट का नाम है NADH। NADH जी, डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसका ये पहला कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा 1। इसके बाद आएगा FADH, हाँ जी, FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 2, ठीक। तीसरा आएगा साइटोक्रोम, हाँ, कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q। MCQ में याद रखना, कोएंजाइम Q को यूबिक्विनोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोन भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा इस पे आएगा, कौन से वाला? हाँ जी, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, नॉट साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा 3। और चौथा जो है उसका नाम होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। बस वो मैंने ये नहीं ना लगाया कॉम्प्लेक्स नीड्स में, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, ठीक हो गया जी। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत आसान टॉपिक है। ये चारों या ये पांचों चीजें कहाँ पे हैं? ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो बस फिर हमने अब यही बनाना है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था? NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1। ये कॉम्प्लेक्स 1 आ गया, ठीक है। आपने पूरा बताना है, क्या नाम है इसका? NADH डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद साथ ही इसके यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स मौजूद है, ये है FADH, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स 2। प्यारे बच्चों, जरा आपकी आवाज़ें फिर इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है? कोएंजाइम Q। ये आ गया जनाब दोनों का मुश्तरका जी, ये आ गया कोएंजाइम, हाँ जी, कोएंजाइम Q आ गया। कोएंजाइम Q के बाद क्या आएगा? साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, कितने वाला? 3। ये क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 आ गया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? एक और आता है साइटोक्रोम B। क्या चीज आती है? साइटोक्रोम B यहाँ पे कोर्स में लिखा हुआ है, चेक करें, डायग्राम में चेक कर लें, साइटोक्रोम C। तो यहां पे क्या चीज आ गई? साइटोक्रोम C। और आखिर में क्या आएगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइटोक्रोम, हाँ जी, 4। ये तो कॉम्प्लेक्स 4 आ जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 4 आ गया, ठीक हो गया। वेरी सिंपल, उसी को यहाँ पे लिख लिया। अब ये समझ लो, ये दुकान है सुनियारे की और ये दुकान है चांदी वाले की, ठीक है। तो सुनियारे के पास आप सोना लेके जाएंगे, आपके सोने का नाम है NADH। तो जो NADH आपने बनाया था वो NADH सोना दुकानदार को दे दो, तो बाकी रह जाएगा NAD पॉजिटिव, उसने रख लिया। तो ये कहलाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्यों इसको डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? कि उसने उसमें से हाइड्रोजन निकाल ली और इससे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने सिंपल ये बताना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आएंगे? कोएंजाइम Q के पास आएंगे। अब कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो गया या रिड्यूस हो गया? कोएंजाइम Q रिड्यूस हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए वो रिड्यूस हो जाए, जिससे निकल जाए
ऑक्सीडाइज। जैसे पहले इसके पास आए, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर इसके पास से इसके पास आ गए, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, हाँ जी, अब ये रिड्यूस हो गया साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। फिर मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन थे किसके, ये बच्चे किसके थे, हाइड्रोजन के थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे होती है ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मौजूद होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन पकड़ लेगा, ऑक्सीजन, और ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी आपने खुद ही बताया ये बच्चे थे किसके, हाइड्रोजन के, वो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे आ जाएंगे, और दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और ना सिर्फ वाटर बनाएंगे बल्कि साथ में एक और चीज़ बनेगी, और जो हम बनाना चाहते थे कैश, ADP से ATP। तो यहाँ पे आपको ADP से क्या मिल जाएगा, ATP, एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पे MCQ में याद रखना कि अगर आप लोग एक सोना बेचते हैं, यानी NaDH2 को अगर आप लोग ATP में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितने ATP मिलते हैं, तो आपने बताना है 3 ATP। कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, समझ आ गई। अब आ गई चांदी की बात। चांदी आपने इधर बेचनी है, यानी FaDH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू FaDH और FAD सॉरी, और इसका नाम क्या था, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। वही काम ये था, इसका था NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स था, इसका नाम क्या होगा, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इनकी समझ आ रही है बात की। वो ऐसे ही क्या निकलेंगे यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये कॉमन वे आ गया। फिर कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ, फिर कहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, किससे मिलेगा, हाइड्रोजन से, क्या बनेगा, वाटर, और फिर क्या बनेगा, ATP। सेम। अब आपने रास्ता बस ये इख्तियार करना है। और MCQ में याद रखना है कि अगर आप चांदी को बेचते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, तो FADH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 ATP में, यानी आपको बेचने के बाद जो नकद मिलेगा वो मिलेगा 2 ATP। क्यों मिलेगा इसका डिस्कस अभी मैंने नहीं किया, अभी MCQ में देख लो। बात समझ में आ गई। तो ये है जी आप लोगों का, इस टॉपिक को आप लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये पेपर में एक और नाम से भी आ सकता है, मैं वही नाम यहाँ ही लिख देता हूँ, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी द फॉर्मेशन ऑफ, या द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ आ गई। तो पेपर में एक और नाम से भी ये भी आ सकता है। तो सेम टॉपिक लिखना है और बिल्कुल सिंपल सा है, इनके बस 4 के नाम याद रखने हैं, हाँ ऐसे ही डायग्राम बनानी है। बात समझ में आ गई है। कितना टाइम होगा भाई हमारे पास, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहाँ पे मौजूद होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में। अब बड़ा सिंपल सा है, इसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह काम करता है, ठीक है। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं एक फिनोमेना, जिस फिनोमेना को आप लोग कहते हैं केमी ऑस्मोसिस, पहले भी पढ़ चुके हैं फिनोमेना, और यहाँ वही चीज़ दोबारा आएगी। पहले हमने केमी ऑस्मोसिस पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में, अब हम केमी ऑस्मोसिस कहाँ पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। सेम, लेकिन तरीका सेम होगा। तो ये आ जाएगा केमी ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी आपने खुद ही बताया कि ये जो फिनोमेना होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पहले से ही पता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ऐसा ही है। तो मैं इसको बना देता हूं इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक बना देता हूं कौन सी मेम्ब्रेन, इनर। हालांकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है ना, लेकिन अभी हम क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं सिर्फ फिनोमेना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा मैंने इसको भी स्मूथ बना दिया, हालांकि स्मूथ होती नहीं है। नहीं समझ आ रही बात की? तो बस फिर काम वही आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, सिर्फ मैं 1 लिख देता हूं, यानी ये क्या होगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे आ गया कोएंजाइम Q आ गया, दिस इज कोएंजाइम Q। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2Q3। ठीक है, अभी हम पहले एक तरह यूज कर लेते हैं ना, पहले एक को समझ लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C। उसके बाद क्या आएगा, हाँ जी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स 4 आ गया, ये आ गया 4। ठीक हो गया, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, उसी को तरतीब बना दी। फिर मैंने आपको बताया था केमी ऑस्मोसिस में यहाँ पे एक टूटी होती है, उस टूटी का नाम मैंने बताया था, इसको बोलते हैं ATP सिंथेटेस। क्या बोलते हैं? हाँ जी, ATP सिंथेटेस, जिसके 2 हिस्से होते हैं, इसको टोटली हम कहते हैं वैसे ATP, हाँ जी, ATP सिंथेटेस। ठीक हो गया, जिसके 2 हिस्से हैं, एक छोटा हिस्सा जो किसके अंदर फंसा हुआ है, इनर मेम्ब्रेन में, इस छोटे हिस्से को बोलते हैं F0 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F0 पार्टिकल। और ये जो बड़ा हिस्सा बल्ब की शक्ल का है, गोल हिस्सा है, जो इस जगह पे है, इस जगह को क्या बोलते हैं, किसी को याद हो? ओहो, इस जगह को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, हाँ ये मैट्रिक्स। तो F0 जो है फंसा होता है किस में, एम्बेडेड होता है किस में, इनर मेम्ब्रेन में, ऐसे ही है। और जो बल्ब वाला हिस्सा होता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। सही हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ATP सिंथेटेस को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, MCQ में याद रखना, एलिमेंट्री, हाँ जी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब आप लोगों ने क्या वही सेम बातें करनी है, कोई इसमें नई बात नहीं करनी। सबसे पहले आपने सोना बेचा था, क्या कहाँ पे, NAD से क्या बना था, NAD, इससे क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ये आ गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ही इधर ही गए थे ना। बस आपने अब याद रखना है हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन भी तो बोलते हैं। एक प्रोटॉन जो है यहां से यहां निकलेगा, यानी H पॉजिटिव यहां आ गया, दूसरा यहां से निकलेगा 3 कॉम्प्लेक्स 3 से H पॉजिटिव, एक 4 से निकलेगा H पॉजिटिव, यानी कहां पे आ गया, इस जगह को बता सकता कोई प्यारा बच्चा, ये जगह कौन सी होगी? क्या बात है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे आ गया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाएगी या कम? ज्यादा। और यहाँ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगी? कम। और आपको पता है कि फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यही प्रोटॉन्स हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट कहाँ आएंगे? वापस आएंगे मैट्रिक्स में, ऐसे ही है। जिसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होगी? ऑक्सीजन, ऐसे ही है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ आ जाएंगे? इसके पास क्या बन जाएगा? वाटर। और ये जो है ये ADP के साथ किसको जोड़ देगा? ATP के साथ जोड़ देगा, और क्या चीज़ बन जाएगी? ATP। बिल्कुल सेम चीज़ है। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बताए कि कितने प्रोटॉन गए थे ऊपर? 3। तो वापस भी इतने ही जब आएंगे तो ये कितने ATP बनाएगा? क्या बात है, इसी वजह से मैंने क्या कहा था, वो किधर गया, अब रेस कर दिया, वो लिखवाया था मैं, एक NADH कितने के बराबर? 3 ATP। समझ आ गई? अब मैं आता हूं किस में,
FADH में। तो हमने अब FADH के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स देखना है? कॉम्प्लेक्स 2। तो कॉम्प्लेक्स 2 आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2। और यहाँ पे क्या चीज टूटेगी? FAD से FADH2, सॉरी FADH2 से FAD, ऐसे ही है। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन एक फर्क है पहले से अब में। क्या फर्क है? जी जी, एक फर्क आया पहले से, NADH की जगह क्या? बस ये फर्क आया है। हाँ, हाइड्रोजन की पंपिंग नहीं हुई यहां से, यहां हाइड्रो, क्योंकि यहां जब था NADH था तो उसने पंप भी किया था। पंप किया था प्रोटॉन, कहां से? मैट्रिक्स से। कहां? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। लेकिन अब जो है FADH ने ऐसा नहीं किया। 3 पे होगा, 4 पे होगा, कितने जाएंगे? 2। तो कितने ATP बनेंगे? तो क्या लिखवाया था? FADH2। अब याद रखना, अब वो पूछेगा कि FADH2, जब देखना ये 1 2 3, अगर यहां पे होता NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम भी करता और पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम भी करता, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन का काम भी करता, यानी प्रोटॉन को ऊपर भी भेजता। लेकिन FADH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम तो करता है, लेकिन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन का काम नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये आप लोगों ने बताना है। दिस इज द फिनोमेनन ऑफ केमी ऑस्मोसिस। एनी क्वेश्चन?